हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित सेमेस्टर की तैयारी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज की वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर का जो मैन्योर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का पेपर हुआ है आपका, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आज जो है मैं थोड़ा बिजी था, तो इसी कारणवश जो है सॉल्यूशन नहीं लेकर आ पाया। बाकी आज का पेपर सरल था, तो इसके सॉल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा इसे सॉल्व करके डाल दिया जाए। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से फॉस्फेटिक उर्वरक उपयोग दक्षता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 से 30%। वैसे तो 20 से 25% होती है, लेकिन ऑप्शन सी इसमें जो है करेक्ट होगा। इसके बाद है मृदा उर्वरता मूल्यांकन विधियाँ हैं। तो मृदा उर्वरता मूल्यांकन विधियाँ हैं, पौधे में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और पौधे का विश्लेषण और जैविक परीक्षण, ये तीनों तरीके से जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर है ऐसी स्थिति जिसमें फसल को पौधे पर कमी के लक्षण प्रदर्शित किए बिना किसी दिए गए पोषक तत्व की अधिकता की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं। तो इसे कहा जाता है हिडन हंगर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर है वायुमंडल में कितने नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, यानी कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 78%। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक उर्वरक है। तो यूरिया जो है एक कार्बनिक उर्वरक है। फिर है गोबर की खाद कितने प्रतिशत, यानी गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.5%। इसके बाद है अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे कहा जाता है स्थिरीकरण यानी इमोबिलाइजेशन। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के उपयोग में नहीं की जाती है। तो ये जो है हो जाएगा मक्का को हरी खाद के रूप में नहीं उपयोग करते हैं। इसके बाद है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कैल्शियम। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पोटेशियम का सूचक है। तो पोटेशियम का सूचक जो है इसमें हो जाएगा आपका आलू। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें से सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो मैग्नीशियम आपका सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। उर्वरक दक्षता किस पर निर्भर करती है, मृदा नमी पर, मृदा तापमान पर या मृदा अपक्रिया पर। तो ये तीनों फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट हैं उर्वरक उपयोग दक्षता के लिए, उर्वरक की दक्षता के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। इसके बाद है अधिकतम फास्फोरस स्थिरीकरण किस प्रकार की मृदा में होता है। तो अधिकतम फास्फोरस स्थिरीकरण जो है ये लाल मृदा में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है पोषक तत्वों का मृदा से पौधों की जड़ तक संचालन किस विधि से होता है। तो ये जो है द्रव्यमान प्रवाह, विसरण और जल अवरोधन, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है पौधों के पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड किसने दिया था। तो ये दिया था अर्नान और अस्टाउट ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। फिर है पोषक तत्व जो पौधे की पत्ती पर रंध्र खुलने के लिए आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अमीनो एसिड युक्त सल्फर होता है। तो मिथियोनिन, सिस्टाइन ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो है टर्मिनल बड पर, यानी टर्मिनल कलियों पर दिखाई देते हैं। इसके बाद है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या है। तो ये हो जाएगा 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। फिर है मृदा परीक्षण में कितना मृदा नमूने की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 250 ग्राम यानी 250 ग्राम। इसके बाद है जैविक खाद प्रदान करते हैं। तो जैविक खाद प्रदान करते हैं ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। पौधों के लिए पोषक तत्व, जैविक कार्बन और अच्छे भौतिक गुण, ये तीनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नैनो उर्वरक की उपयोग क्षमता होती है। तो ये तो जो है हाई होती है, उच्च होती है। इसके बाद है खड़ी
खड़ी फसल में उर्वरकों का छिड़काव कहलाता है तो इसे टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है। इसके बाद है यूरिया के रूपांतरण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरिएज। फिर है कौन सा पोषक तत्व पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद है अकार्बनिक फास्फोरस की उपलब्धता प्रभावित होती है, तो ये जो है प्रभावित होती है आपके मृदा पीएच, घुलनशील आयरन और एल्युमिनियम, घुलनशील कैल्शियम, इन सभी से प्रभावित होती है। तो इसका भी उत्तर जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त तो सभी। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो तीनों जो है करेक्ट मिला। इसके बाद है जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.75% से अधिक हो तो मिट्टी की उर्वरता का स्तर होगा, तो ये जो है हाई होता है, उच्च होता है। ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट होगा। इसके बाद पौधे को पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की मृदा की अंतर्निहित क्षमता कहलाती है, तो इसे मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों में नाइट्रोजन की उपलब्धता को प्रभावित करता है, तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल टेक्सचर और सॉइल रिएक्शन तीनों हो जाएगा, तो इसमें भी जो है उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। इसके बाद है मीथेन गैस का निर्माण किस फसल में होता है, तो इसका उत्तर धान है। फिर कैल्शियम के स्रोत हैं, तो कैल्साइट, डोलोमाइट और जिप्सम, ये तीनों जो है कैल्शियम के स्रोत हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तो क्लोरोफिल का अभिन्न अंग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। इसके बाद है यूरिया में बायूरेट अधिकतम स्वीकार्य सीमा है, तो ये हो जाएगा 1.5%, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है वह उर्वरक जिसमें केवल पोषक तत्व होता है, जिसमें केवल एक पोषक तत्व होता है, उसे जो है स्ट्रेट फर्टिलाइज़र कहा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक जटिल उर्वरक है, तो जटिल मतलब कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, तो डीएपी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है। इसके बाद है फास्फोरस आवश्यक घटक है, तो न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन और फास्फोलिपिड तीनों का आवश्यक घटक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से तत्व पौधों के मूल संरचनात्मक तत्व हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों हो जाएगा, इसमें भी उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट है खाद बनाने की बंगलौर विधि किसने विकसित की थी, तो इसका उत्तर है एलन आचार्य या सीएन आचार्य। इसके बाद है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन आईएनएम के घटक हैं, तो जैव उर्वरक, उर्वरक और कार्बनिक खाद, ये तीनों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है निचली पत्तियों में वी नोक आकार का पीला होना किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है, तो इसका उत्तर नाइट्रोजन। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में अत्यधिक गतिशील होता है, तो इसका भी उत्तर नाइट्रोजन होगा। इसके बाद है सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है, तो 16% होता है। मक्का में सफ़ेद कल का रोग किस तत्व की कमी के कारण लगता है, तो जिंक की कमी के कारण लगता है। खेत में हरी खाद की फसलों को उगाने और इसे हरी अवस्था में खेत में मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे ग्रीन मैन्योरिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है पीएच निर्धारण विधि में मृदा जल अनुपात होना चाहिए, तो 1:2 होना चाहिए। इसके बाद है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद। फिर है वह पोषक तत्व तो जिसकी आवश्यकता 1 ppm से कम होती है, वो जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। फिर है डीएपी में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद है ग्रे स्पाइक ऑफ वुड, ये डिसऑर्डर जो है मैग्नीज की कमी के कारण लगता है। इसके बाद है पौधे के पोषक आयन जो मृदा में अत्यधिक गतिशील होते हैं, तो वो नाइट्रेट होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नीम केक, क्योंकि ये जो है कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है। इसके बाद है पौधे में आयरन की अनिवार्यता की खोज किसने की थी, तो ई ग्रिस ने की थी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए लाभकारी पोषक तत्व है, यानी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट पूछ रहा है, तो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कोबाल्ट, वैनेडियम और सोडियम, ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयनिक रूप में। इसके बाद है म्यूरेट ऑफ पोटास में कितना पोटेशियम होता है, तो 60% पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटास में होता है। इसके बाद है किस पोषक तत्व को
कुछ फसलें विलासिता रूप में ग्रहण करती हैं, यानी लग्जरी कंजप्शन किसमें दिखता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है, तो मैग्नीशियम को द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप विश्लेषक विधि मृदा उर्वरता के मूल्यांकन में उपयोग की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। आपके आगे जो आपका पेपर है उसकी तैयारी आप हमारे चैनल पर जाकर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।